ऑनर किलिंग जो अमूमन एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो ख़वातीन का कत्ल होता है वो ऑनर नहीं है। इसको अगर हम स्याहकारी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्याहकारी के जो कत्ल है, अगर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चले जाएं, माजी की तरफ, जब ज़रई इनकलाब आया था उसके बाद औरत जो है एक प्रॉपर्टी के तौर पर मानी जा रही थी, और उस प्रॉपर्टी में मर्द हाकिम था और औरत महकूम थी। वो सिलसिला चलता आया और एग्रीकल्चर जो एरिया है, जब ज़मीनों की मिल्कियत का और विरासत का ज़रिया बनने लगे, तो तब जो है औरत इज़्ज़त भी शुमार होने लगी और गैरत भी शुमार होने लगी, क्योंकि फिर मर्द को जो है वारिस की ज़रूरत थी, और वारिस जो है वो फिर एक औरत तक जो है उनको बीवी बना के रखा जाने लगा। वो जो ज़री ज़मीन और विरासत वाला जब सिलसिला था, तो वो चलते चलते अब सदियाँ गुजर गई हैं। अब हम जब देखते हैं तो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में स्याहकारी के जो कत्ल है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं। अगर हम नसीराबाद की बात करें, जो बलूचिस्तान का एक डिवीज़न है, वहाँ पे इस तरह के जो वाक़यात हैं बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। अगर इसको देख लें 1990 से आगे की तरफ, तो जब ये पट फीडर वगैरह कैनाल निकली थी, तो ज़मीनों की मिल्कियत जो है वो बढ़ती चली गई, तो वहीं पे कबायली तज़ादात भी बढ़ गए, और वहीं पे जो है मर्द और औरत की जो है तफरीक भी वहाँ पे बहुत एक गहरा असर जो है उसका पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्याहकारी का कत्ल है, ये कोई गैरत या इज़्ज़त का नहीं होता। ये उमूमन ज़ाती दुश्मनी होती है, किसी की ज़मीन के पास या पानी का कोई झगड़ा होता है, या बीवी के साथ जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो कहीं और शादी करना चाहते हैं। इसके मुख्तलिफ जो है तरह के वाक़यात होते हैं। इसको जस्ट ये नहीं देखा जाता कि मर्द और औरत की कोई रिलेशन था, उसके बाद उनको स्याहकारी के नाम पे कत्ल किया गया। जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो मर्द को वहाँ पे गुस्सा दिलाया जाता है कि तुम किस किस्म के मर्द हो कि तुम्हारी गैरत नहीं है, कि तुम्हारी खातून ने ये काम किया है और तुम जो है उनको कुछ नहीं कर रहे। इन केस खातून अगर कत्ल हो गई है और जो मर्द है वो बच गया है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे आप पिदरसरी को बहुत एक नुमाया उसमें देखेंगे कि फिर उसका ख़ानदान जो है वो जिरगा बुलवाता है, और वो जो सरदारी निज़ाम है, जो कबायली निज़ाम है वहाँ पे, वो उनकी पुश्त पनाही करता है और उनको बचाने की कोशिश करता है। फ़ैसला रखा जाता है और वहाँ पे औरत की जो कत्ल के बदले या तो अपनी बहन या बेटी देता है, या फिर लाखों रुपए जो है वो इसकी मद में अदा किए जाते हैं कि उस पर जो है वो का इल्ज़ाम लगा है, तो वो अपना इल्ज़ाम हटाने के लिए वो लड़की की फैमिली को पैसे देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर यही चीज़, अगर लड़का कत्ल हो जाए और ख़ातून जो है बच जाए, तो वहाँ पे कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है कि वो लड़की के ख़ानदान वाले जो है पैसे दे के ख़ुद को, लड़की को बचा सकें। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि लड़की को तो लाजमी मारना है। अच्छा, इसमें दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि अगर कहीं लड़की और लड़का फ़रार हो गए हैं शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए, और अगर वो पकड़े गए हैं, तो वो भी स्याहकारी में शुमार होता है और उसको भी कत्ल किया जाता है। जब लड़की को वापस लाया जाता है तो उसको अमानतन किसी सरदार, किसी सैयद के घर में रखा जाता है। और बाज़ औक़ात जो वाक़यात हमने देखे हैं या सुने हैं, उसमें जिन घरों में रखा जाता है वहीं पे या तो वो अपने घर में उसको एक कनीज़ बना के रख देते हैं, या अगर फैमिली थोड़ी सी ज़ोर आवर है तो वो फैमिली अपना चाहती है कि लड़की सरदार के पास ना हो, उसकी शादी कर दी जाए। फिर उसकी शादी के लिए जो है एक अलग से कोई अगर अप्रोच कर रहा है, उसका प्रपोज़ल आ रहा है, वहाँ पे भी पैसे लिए जाते हैं और रिश्ता दिया जाता है, और उसको जो है सारी ज़िंदगी के लिए ख़वातीन को भूल दिया जाता है, उसका सोशल स्टेटस ख़त्म हो जाता है, वो पूरी ज़िंदगी ससुराल में कारी के नाम से जानी जाती है। उसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं होता, और ना ही फैमिली जो है उसके साथ दोबारा मिलती है। तो पेरेंट्स की जो फैमिली है वो भी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, और बाकी ससुराल में भी उनके साथ जो है सोशल स्टेटस या इस तरह का जो भी राइट्स हैं जो वुमेन के, मैरिड वुमेन के, वो उसको नहीं दिए जाते हैं। और जो ये लड़का है और जो वो सरदारों और जो जागीरदारों के पास होते हैं, वो अगर फैमिली गरीब है तो वो सरदार, वो नवाब, वो सैयद उनको अपनी रखेल बना लेते हैं। वो उनके पास ज़िंदगी भर जो है वो वहीं पे रहती है। अगर वो नहीं भी रहती, वैसे भी उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ जो है वो लाजमी किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही आम तासुर है कि ये तो कारी है,
یہ اب مطلب خراب چیز ہو چکی ہے، گندی چیز ہو چکی ہے، اس کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک کیا جائے۔ پھر جب ہم آتے ہیں اس لڑکی کے جو بازیاب ہوتی ہے اس کی طرف، تو لڑکے والوں پہ جب جرگے کا فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے تو لڑکے پہ مختلف طرح کے جو ہے فیصلے میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ ایک لڑکی بھگانے والی کی خاندان کی عزت خراب کی، ایک لڑکی کے کنوارا پن کی کہ اس کے ساتھ جو اتنے دن وہ باہر رہی ہے اس کے کچھ پیسے رکھے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے شادی کی ہے، ڈائیورس اگر شادی کر لی تھی ڈائیورس دیتے ہیں اس کے پیسے، تو یہ ملا کے کوئی 5-6 اس طرح کی چیزیں کر کے 7-8 لاکھ تک جو ہے وہ لڑکے سے وصول کیے جاتے ہیں، جو فرار والا قصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹوسٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، لڑکا پھر یہ کہتا ہے لڑکے کی فیملی کہ آپ لڑکی کی پھر شادی اپنے خاندان میں نہیں کریں گے، آپ خاندان سے باہر کریں گے۔ اگر آپ خاندان میں شادی کر رہے ہیں اور اپنی لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ 2 لاکھ والا جو ایک ہوتا ہے وہ پھر لڑکے والے کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک کوئی ظلم ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اور یہ بالکل ایک کلچر بن چکا ہے کہ نہیں جی یہ واقعات ہوئے ہیں تو ان پہ جو ہے یہ فیصلے ہوں گے اور اس پہ اتنے پیسے جو ہے لگیں گے، ہر بچہ جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک غیر انسانی عمل ہے اور غیر انسانی جو ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک تو سوشل اسٹیٹس نہیں، اوپر اس کے ساتھ جو ہے بولیاں لگتی ہیں۔ جو ہماری جوڈیشری ہے، سسٹم ہے، وہاں پہ بھی عام معافی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ معاف کر دیا، اور جرگے کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ وہ حکومت جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے ایکسیپٹ نہ کرے، خود مدعی بن کے ان واقعات کی روک تھام کرے۔ ہم اپنا انا کا اس کو بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عزت کا وجہ ہے اور یہ ہمارے عزت اس میں تار ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں تو آنر کلنگ کے جو سیاہ کاری کا ہے قوانین، سندھ میں تو خاصے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو ایک نیا ایکٹ آیا تھا اس میں مدعی جو ہے حکومت بنتی ہے، اس کے بعد پھر جو وہاں کی پولیس ہے وہی اس کیس کو فالو کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں کی پولیس بھی وہی لوکل ہوتی ہے اور وہ بھی ان چیزوں کو ذہنی طور پہ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نہیں جی اس کا فیصلہ تو اسی طرح ہی ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی پنجاب میں یا کہ خیبر پختونخوا میں جو لڑکی اگر فرار ہو گئی ہے تو جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لڑکے کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بھائی ریپ کریں گے۔ تو ابھی بھی وہ اس طرح سے قوانین کا جو ہے امپلیمنٹ جو ہے نہیں ہو پا رہا۔ نصیر آباد کی ہم خود بات کر لیں، ایک خاتون کا قتل ہوا تھا، اس کا بالکل سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کی فیملی نے کافی کیا کیونکہ اس کی شوہر نے مارا تھا اور اس کی پیرنٹس نے جو ہے اس پہ کیس کیا تھا کہ جی یہ بے گناہ قتل کیا ہے۔ تو وہ اس کا بھی مطلب اتنا پریشر ڈال کے وہ کیس کورٹ سے نکال کے جرگے میں لے کے گئے۔ پولیس والوں سے جب بات ہوئی تو وہ بھی کہتے ہیں جی ان کا فیصلہ تو یہی جرگوں میں ہی ہوتا ہے، ان کا عدالتوں میں تو نہیں ہوتا، یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو یہی ایک وجوہات ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور لوگ جو ہے جب تک یہاں پہ فیوڈلزم ہے، جب تک یہ جرگوں والے فیصلے ہیں، تب تک اس کیسز پہ جو ہے اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو پورے پاکستان میں 470 کے قریب کیسز ہمارے پاس سامنے آئے، جس میں خواتین اور مردوں دونوں کو قتل کیا گیا، اور زیادہ تر خواتین ہی اس رسم کی بینٹ چڑھی۔ پہلے سال 2008 میں 123 ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہمارے پاس، جس میں خواتین قتل ہوئی اور اس میں مرد بھی ساتھ قتل ہوئے۔ تو 123 واقعات ایک بہت بڑا فگر تھا۔ 2008 میں ہمارے پاس فگر 470 کے قریب واقعات تھے، اور 2009 میں جو ہے وہ کوئی 604 واقعات پورے پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل کے سامنے آئے۔ واقعات کی نوعیت اور اگر ہم دیکھیں اوورآل پورے پاکستان کے فگر کو، تو یہ تقریباً کوئی 13% انکریز ہوا۔ تو میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے ان واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2020 میں 6 مہینوں میں جون تک کے ڈیٹا میں ہمارے پاس 24 کیسز سامنے آئے، جس میں 9 کے قریب مرد قتل ہوئے اور بقایا جو ہمارے خواتین اس میں قتل ہوئی۔ لیکن خواتین کی اگر پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو
हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के इक़दामात करे। हमने काफ़ी कवानीन तो बना लिए हैं, लेकिन उन कवानीन का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और कितना अमल हो रहा है उस पर, ये एक सोचने की चीज़ है। क्योंकि जितना ज़्यादा ख़वातीन जो है अपने हुकूक के लिए बाहर निकल रही हैं, उतना ज़्यादा वायलेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। वो अब जो है प्रोटेक्शन के लिए ख़वातीन शेल्टर होम्स और इस तरफ भी रुख करती हैं। फैमिलीज़ जो है वो आगे आ जाती हैं कि जी इस तरह का जुल्म हुआ है तो इसको रोकने के लिए हमारा साथ दिया जाए। तो ये एक है कि लोग ख़ुद अब बोलना शुरू हुए हैं। ये मसला आज से नहीं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर बलूचिस्तान में इसको बढ़ोतरी भी मिल रही है और ज़्यादा तादाद में इसकी जो है सामने आ रहे हैं इसकी तादाद। जो रूल ऑफ लॉ बलूचिस्तान में एक इब्तिदा से ही एक क्वेश्चन मार्क रहा है। 2004 के इब्तिदा में जब ये कानून आया तो लोगों में खौफ हरास था कि ये कवानीन है शायद जो है ऑनर किलिंग के नाम पर अगर किसी को कत्ल किया जाएगा तो उसमें वो पकड़े भी गए, उसमें जो है सज़ाएँ भी हुए। लेकिन फिर बाद में लोगों ने रास्ते भी निकाले उसमें से कि किस तरह से इसको निकाला जाए। तो अगर हम कवानीन अपने मुल्की कवानीन देखें और इस्लामिक कवानीन भी देखें तो उसमें भी किसी को कोई हक़ नहीं है कि किसी को कत्ल करें। आपके किसी कानून में हक़ नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए, किसी को कत्ल की इजाज़त इस्लाम न के मज़हब में न के आपके कवानीन में मौजूद नहीं है। ख़वातीन को जो बचपन में जो है उनको किसी के नाम पर कर दिया जाता है। जब बंदा बड़ा हो जाता है या बच्ची बड़ा हो जाती है तो उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं लेता है कि भाई किस तरह से इसके साथ शादी करें, तो फिर रास्ता होता है कि किस तरह से उससे जान छुड़ाया जाए। तो कत्ल करता है किसी खातून को ऑनर किलिंग के नाम पर या कारोकारी के नाम पर या इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करता है, तो उसको जो है कबायली हमारे जो कवानीन है उसको सपोर्ट करते हैं। आज भी हमारा जो कबायली माशरा है वो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे रस्म व रिवाज है वो आज भी स्ट्रॉन्ग है। उसमें आज भी इसको गैरत के नाम पे कत्ल कहा जाता है। आपको एक बंदी खातून नहीं पसंद है तो आप अलहदा हो जाएं। ये आपके इस्लाम में भी है कि आप अलहदा हो जाए, लेकिन किसी की जान लेने का हक़ किसी को नहीं है। अभी भी देखा जा रहा है ये केसेस अभी तक उसी तरह से ही हैं। नसीराबाद की डिवीज़न की मैं बात करूँ, हफ्ते में 2-3 केसेस तो हमें सुनने में आते हैं। ठीक है, वो रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड हर तरह के केसेस हैं। कुछ मीडिया में आते हैं और कुछ मीडिया में नहीं आते, लेकिन लोकल रिसोर्सेज से हमें पता चलते हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि अभी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के जो मकरान डिवीज़न है वहाँ पे कभी तस्वुर ही नहीं था इस तरह से हकारी के कत्ल का। और वहाँ पे हम देखते हैं शाहीना शाहीन जो हमारी सहाफ़ी थी, आर्टिस्ट थी और वो पेंटर थी, उसका कत्ल कर दिया गया इसी सो कॉल्ड स्याहकारी पे। तो मकरान जैसे एरिया में ये जो बीमारी है पहुंच चुकी है। लसबेला में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, खुजदार में हुआ है, कलात में हुआ है। देखिए जी, इसके पीछे हकीकत अगर हम इसकी बात करें, एक तो अवेयरनेस की कमी है। पहले मैंने कह दिया कि जी अवेयरनेस लोगों में कम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी बात ये है कि पैसों के लिए जो जायदाद है वो घर में ही रहे, इस वजह से भी ये ख़वातीन को मार देते हैं। दूसरी बात, कुरान के साथ शादी कर देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर कोई बंदा कर्ज़दार है किसी का और वो बार बार कर्ज़ मांग रहा है तो वो इतना बहस लोग हैं हमारे यहाँ माशरे के कि वो अपने घर की खातून को मार देते हैं और जिसका वो कर्ज़दार है उसके नाम के साथ उसको लगा देते हैं कि जी ये इन्वॉल्व था इसके साथ। जिसमें मैंने अपनी ही घर में जो बहन है या बीवी है या बेटी है उसको कत्ल कर दिया, और वो इसमें जो अगला बंदा है वो उसके पीछे उसके इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक तरह से उसका कर्ज़ भी माफ़ हो जाता है और साथ ही साथ उसको मज़ीद पैसे भी मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हम बात करते हैं कि जी ख़वातीन के साथ यहाँ पे भी जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये रस्म ही गलत है। अगर हम बात करें अपने माशरे की, हम अपने पाकिस्तान की, तो अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, जैसे पहले हम पूरे पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट करते थे तो 602 वाक़यात या 603 वाक़यात जो हमारे पास सामने आए, उसमें हमारे इस्लामाबाद में जो यहाँ पे फेडरल कैपिटल है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे भी ऑनर किलिंग की गई है, जिसमें से हमें 2008 में भी 2 वाक़यात इस्लामाबाद की रिपोर्ट हुए और 2009 में भी रिपोर्ट। सिंध में ज़्यादा वाक़यात इसके रिपोर्ट होते हैं। जायदाद में जो हक़ है ख़वातीन का, जो इस्लाम ने भी दिया हुआ है और हमारे कानून ने भी दिया है,
اس حق کو جو ہے وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے برعکس وہ اس طرح کی رسومات کی بینٹ خواتین کو چڑھایا جاتا ہے۔ آگاہی اویئرنیس سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر اویئرنیس گورنمنٹ اس چیز کو اویئرنیس میں لائے، اور سلیبس سب سے بڑا کویشچن مارک ہمارا ہے کہ اگر سلیبس میں ڈالا جائے اور اس میں قوانین کو ڈالا جائے کہ کس طرح سے اس ناسور سے اور اس طرح سے یہ ایشو سے بچا جائے۔ جن دیہاتوں میں خاص کر یہ دیہی علاقوں میں یہ کیسز سامنے آئے، وہاں پر خوشحالی پھیلانا ہے، کیونکہ وہاں پر مہنگائی کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں قرض لینے پر، زمینیں بیچنے پر، اس کے بعد پھر یہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر اس میں اس طرح سے تو ان کے لیے معاشی قسم کے اس قسم کے طریقہ کار، اس قسم کے کاروبار، اس قسم کے اسکلز پیدا کیے جائیں تاکہ اپرچونیٹیز پیدا کیا جائے، وہ اس کو کر کے آگے جائے۔ ڈاڈر میں کام کر رہے تھے اور ہم نے یہ آنر کلنگ کے حوالے سے ہم کمپین کر رہے تھے، تو ہمارے پاس وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جلد از جلد ہمارا علاقہ چھوڑ دیں۔ مطلب وہ اس حد تک ہمیں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم اس رسم کے حوالے سے کوئی اویئرنیس کی بات کریں۔ آج تو انہی علاقوں میں باقاعدہ اس رسم کے خلاف ریلیاں نکلی ہے۔ ہمارے جو علماء کرام ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ مسجد میں اپنے خطبات میں بھی اس رسم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ہر طرح کی جو اویئرنیس ہے، اگر آپ مسجد سے سٹارٹ کریں، مولوی سے، تو میرے خیال سے ایک معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی وہ لا سکتے ہیں اگر وہ لانا چاہیں۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ایک اہم کردار ان کو سونپیں، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کو، کہ وہ اپنے میڈیا پہ اس رسومات کے خلاف کچھ ایسے ٹیلی فلم، کچھ اس طرح سے پروگرامز نشر کریں، لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچے، تو میں کہتا ہوں کہ جی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں کو خاص اس پہ رکھنا بہت ضروری ہے۔